हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बाहर जाइए तभी जाइए जब आप लोगों को कुछ ज़रूरी काम हो, अन्यथा अपने घर पर रहकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं और बुक्स मंगा के कर सकते हैं। जितनी बुक्स आपके पास है, जो भी नोट्स हैं, आप तब तक उनका रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे आपका मैथ है, रीजनिंग है, इन सब चीज़ों का आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ में जो आप लोगों का जीएस है, जो जो लोग अपना यूपीएसआई दे रहे हैं, सुपर टैट देने वाले हैं, एसआई पेपर देने वाले हैं, ट्रिपल एससी, ये सारी चीज़ें जो भी आप देना चाहते हैं, या फिर उसके बाद जो आपका टेट है, सी टेट है, ये सब चीज़ों के लिए भी आपको हमारे यहाँ पे एक अच्छी तरह सीरीज़ स्टार्ट की गई है। इसलिए आपको एक एक करके एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा कराएंगे, इसके बाद बीच में एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम की डेट आएगी, आप लोगों की सारी डिटेल्स के साथ सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में फिर आप लोगों का सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करा देंगे एक साथ में। जब आप लोगों की या फिर जूनियर वाला एग्ज़ाम की या फिर आपका यूपीएसआई का, इसकी, या फिर आप लोगों का टेट होगा, उससे संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस पेपर क्वेश्चन होंगे वो भी कराएंगे। और जिन लोगों को सी टेट या फिर यूपी टेट के लिए अलग से कोर्स करना है या पूरा कोर्स करना है, जिसमें आप लोगों की सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, और साथ में आपकी एसएसटी मैथ्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए आप लोगों को अलग से ही सारी चीज़ें कराई जाएंगी। उसको यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं कराई जा रही है। ठीक है, उनको अलग से ही ये यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ अलग से पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे आपको सिर्फ जनरल ही चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक है। कल हम लोगों ने आप लोगों से यहाँ से मराठा समाप्त कर दिया था। शिवाजी था, फिर उसके बाद यहाँ पे पेशवा आते हैं। पेशवाओं के बीच में फिर 3 आंगल मराठा युद्ध होते हैं अंग्रेजों के बीच में। फर्स्ट आंगल, दूसरा आंगल और तीसरा आंगल, ये 3 मराठाओं के बीच में यहाँ पे युद्ध होते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग अपना सिर्फ हिस्ट्री की जितनी भी डिटेल्स है, जहाँ तक हिस्ट्री है, सारी कंप्लीट कराने के बाद ही आप लोगों को, जब आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आएगी तब तक हम लोग यहाँ पढ़ाते रहेंगे। और जब आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आएगी उसके बाद सिर्फ आपकी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होंगे। सिर्फ आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर्स में आ सकते हैं वहाँ तक। ठीक है। इसलिए हम आज यहाँ पे सिर्फ आधुनिक भारत स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ आपके यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से जिले, छोटे छोटे से जगह हैं, जो आपके यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से राज्य हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अवध की। ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं अवध की, अवध की अगर आपसे पूछे कि इस तरीके से पूछ सकते हैं इसकी स्थापना किसने की थी, इसका फेमस शासक कौन था, ये सारी चीज़ आपसे सुल्तान, नवाब, ये पूछ सकते हैं। अब अगर हम आपसे बात करें कि जब मोहम्मद शाह रंगीला था, उसी समय में यहाँ पे क्या था, एक अवध का सूबेदार था सियाहद खां। उसने क्या किया था कि 1772 ईस्वी में अपने को स्वतंत्र करवा लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद बुरहानुल की उपाधि धारण करके शासक बन गया। और फिर यहाँ पे कन्नौज से लेकर ये बिहार तक इसका शासन फैल गया था। कन्नौज से बिहार तक इसने अपना शासन फैलाया है यहाँ पे। फिर यही माना जाता है कि जो सयाद खां था, उसके बाद उसका भतीजा आया। ठीक है। तो इसलिए आप लिखिए कि जो 1722 ईस्वी में सयाद खां, इसकी उपाधि थी किसकी, इसकी उपाधि थी बुरहान मुल्क, ये इसकी उपाधि थी। और इसी ने ही अवध की स्थापना की थी 1722 ईस्वी में। ठीक है। और इसी ने ही अपना शासन कन्नौज से बिहार तक फैला दिया था, और यही यहाँ का अवध का नवाब भी बना था। अब उसके बाद जो सयाद खां था, सयादत खां भी मिलता है और सयाद खां मिलता है, ये इसी तरीके से मिलेगा। जो आपका सयादत खां था, ये इस तरीके से भी मिलता है। ये इसका इनाम ये है। सयाद खान जो था, इसी ने क्या किया था, अवध की स्थापना की थी। इसकी उपाधि का नाम था बुरहानुल मुल्क। अब इसके बाद कौन आता है, इसका जो भतीजा होता है, इस व्यक्ति का जो भतीजा है, और यही इसका दामाद है। ठीक है। ये इसका भतीजा था, भतीजे का नाम क्या था, सफदरजंग। ये था इसका सफदरजंग।
अब ये सफदरजंग जो एक व्यक्ति था, जो इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, फिर बाद में ये अवध का नवाब बन गया था इसके बाद। और मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे वजीर नियुक्त कर दिया था। यानी कि ये व्यक्ति दो चीज़ों से नाम से था, एक था नवाब और दूसरा क्या था, वजीर। अब ये क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि अफ़गानों ने आक्रमण शुरू कर दिए थे। जिस टाइम पे यहाँ पे महाराष्ट्र में मुग़लों में कौन चल रहा था, मोहम्मद शाह रंगीला। उसी समय यहाँ पे अफ़गानों ने, नादिर शाह ने, इन लोगों ने आक्रमण कर दिए। आक्रमण करने के टाइम पे क्या हुआ कि जो अवध का ये सैयद खां था और साथ में मोहम्मद शाह रंगीला था, इन दोनों को बंदी बना के ले गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो आपका मोहम्मद शाह रंगीला था, वो रंगीला था, मौजी टाइप का, तो उसे इस चीज़ के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि क्योंकि बुरा नादिर शाह ने जब उन्हें बंदी बनाया और उसके बाद उन्हें कुछ पैसे मांगे थे कि आपको इतना सब कुछ पैसा देना पड़ेगा ये टैक्स के रूप में या फिर जो भी था, उन्होंने इससे मांगा। फिर यहाँ सैयद खां यानी कि आपके जो बुरहान मुल्क थे, इनसे भी बोला, इन्हें ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने के बाद उसके बाद मोहम्मद शाह तो रंगीला ने उसे जितना उसने मांगा था उसे धन दिया और वहाँ से वापस आ गया था। फिर उसके बाद जब इसका सैयद खां का जो भतीजा था सफदरजंग, उसी समय में मोहम्मद शाह रंगीला का भी काल चल रहा था। यहाँ पे उसने क्या किया कि जो नवाब था और वजीर थे, नवाब मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया, नवाब थे आपके अवध के, और वजीर बनाया था किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे वजीर नियुक्त कर दिया था। इसलिए यही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नवाब भी कहा गया और वजीर भी कहा गया था। ठीक है, और ये कब किया था, 1744 ईस्वी में दिया था। 1744 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने ही इसे वजीर नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अब सफदरजंग के बाद उसका पुत्र कौन आता है, सुजाउद्दौला। अब ये सुजाउद्दौला भी बहुत फेमस है, सुजाउद्दौला। ये सुजाउद्दौला कौन थे, ये रहे थे अवध के सूबेदार। यानी कि सबसे पहले सयाद खान आता है, फिर उसके बाद सफदरजंग आता है, और फिर उसके बाद कौन आता है, आपके सुजाउद्दौला आते हैं। सुजाउद्दौला क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज और बंगाल के अबदस्त हुए थे मीर कासिम। अंग्रेजों का जो यहाँ पे इसने व्यक्ति बनाया था, यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसको ये रखते थे यहाँ पे अपने, जैसे मीर जाफ़र थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बंगाल का सूबेदार ये बनाते थे यहाँ पे। तो उस टाइम पे जो मीर कासिम था उसको इन्होंने अबदस्त कर दिया था, और यहाँ पे फिर स्टार्ट हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। फिर जब बक्सर का युद्ध होता है वो कब होता है, 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें सुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब का साथ दिया था। किसने, सुजाउद्दौला ने बंगाल का जो था यहाँ पे मीर कासिम, इसका साथ दिया था। किसके साथ दिया था, बक्सर का युद्ध। जब बिहार का बक्सर होता है वहाँ पे 1764 ईस्वी में युद्ध होता है मीर कासिम के साथ। मीर कासिम होता है, सुजाउद्दौला होता है, और दिल्ली के होते हैं यहाँ पे। यानी कि आपके पास एक तरफ तीन व्यक्ति होते हैं, तीन शासक होते हैं, और एक तरफ होते हैं अंग्रेज। फिर भी ये लोग यहाँ पे हार जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कौन आता है, आसफ उद्दौला, जो अवध की राजधानी फैजाबाद से अपनी लखनऊ ले जाते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, इसके बाद आते हैं आपके आसफ उद्दौला। ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी कहाँ ले जाते हैं, अवध की जो राजधानी होती है फैजाबाद से कहाँ ले गए, लखनऊ ले गए। अब लखनऊ में इन्होंने और क्या काम करे, इमाम बाड़ों का निर्माण किया। अब आपसे पूछ सकते हैं कि बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा की स्थापना किसने की थी, आसफ उद्दौला ने की थी, क्योंकि यही अवध के थे और इन्होंने अपनी राजधानी लखनऊ बनाई थी। क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी लखनऊ, और इन्होंने ही इमाम बाड़ों का क्या किया था, निर्माण कराया था लखनऊ में। आपसे पूछ लेगी इमाम बाड़े कहाँ है, लखनऊ में है। और लखनऊ राजधानी किसने बसाई, आसफ उद्दौला ने बसाई। और बड़े इमाम बाड़ों का निर्माण या छोटे बड़े इमाम बाड़ों का निर्माण किसने करवाया था, आसफ उद्दौला ने करवाया था। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, क्योंकि आपसे पूछ लिया फर्स्ट सैयद खां था, लेकिन अंतिम भी तो पूछ सकता है कि उसका अंतिम कौन था। अंतिम व्यक्ति कौन था यहाँ पे, वाजिद अली शाह।
ये यहाँ का अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। और इसे क्या हुआ था, ये क्यों हुआ था यहाँ से, क्योंकि जब और इसका काल चल रहा था, किसका काल चल रहा था, ठीक है, जब यहाँ पे क्या चल रहा था, डलहौजी का काल चल रहा था। और उसकी नीति कौन सी चल रही थी, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारी चीज़ उसकी चल रही थी यहाँ पे, कि जो डलहौजी था, डलहौजी का काल चल रहा था और यहाँ पे हड़प नीति थी। लेकिन यहाँ का जो अवध था वो हड़प नीति के अंतर्गत नहीं आता था, क्योंकि इसमें सितारा थे, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी, नागपुर, ये सारे थे उसमें। लेकिन आपका अवध उसमें नीति के अंतर्गत नहीं आता है। अब ये सोचिए कि अवध को कैसे हड़पा उसने। उसका कहना था कि जो डलहौजी ये कहता था कि उसने क्या किया कि जो आपका अवध है उसे क्या किया कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाया उसने। और 1856 ईस्वी को कुशासन का आरोप लगाकर उसे अपने यानी कि अंग्रेजी सत्ता में इसको मिला लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में उसको क्या कर लिया, मिला लिया। इसने कहा कि जो अवध का नवाब है वाजिद अली शाह, उस पर अपना शासन सही ढंग से नहीं हो रहा है और उस पर कुशासन का आरोप लगाते हुए उसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। किसने, डलहौजी की जो नीतियाँ चल रही थी उसके अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम दूसरा बात करते हैं हैदराबाद। ये आपके कुछ ऐसे ही छोटे छोटे से हैं जो आपको इसी तरीके से पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, हैदराबाद। हैदराबाद की क्या करी थी, जो आसफ जाही वंश की स्थापना हुई थी यहाँ पे, और इसकी स्थापना किसने की थी, चिंकलिज खां ने की थी। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी को चिंकलिज खां ने की थी। और इसकी उपाधि क्या थी, इसकी उपाधि थी निजाम मुल्क, ये इसकी उपाधि थी। और बुरहानुल मुल्क नवाब की थी। और निजामुल मुल्क जो आपका हैदराबाद का था, चिंकलिज खां, इसी ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना की थी। और चिंकलिज खां को ही मोहम्मद शाह रंगीला ने आसफ जहाँ की उपाधि दी थी। इसको किसकी उपाधि दी थी, आसफ जहाँ, किसने, रंगीला ने। अब आपको पता चल गया होगा कि रंगीला किसका नाम है, मोहम्मद शाह रंगीला, इसी का नाम है, मोहम्मद शाह का। ठीक है, और इसी ने इसे चिंकलिज खां को, निजामुल मुल्क को आसफ जहाँ की उपाधि दी थी, जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी 1724 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, तीसरा, कर्नाटक। अब हम बात करते हैं किसकी, कर्नाटक की। कर्नाटक क्या है कि कर्नाटक राज्य का जो संस्थापक था सादतुल्ला खां, इसको ही माना जाता है। और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इतना मानेगा कि जो कर्नाटक की संस्थापक था उसका नाम था सादतुल्ला खां। सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके मैच में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान गलत है। इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि हैदराबाद का है चिंकलिस कहाँ है, कर्नाटक का है सादुल्ला है, कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब उसके बाद हम बात करेंगे आपसे राजपूत की। राजपूत में कौन फेमस था यहाँ पे, ये आगे आपके राजपूत। अब इसमें क्या था कि जो आपका राजपूत था सवाई का राजा मिर्जा जयसिंह, इसी ये क्या क्या था, इसका स्थान बहुत ऊपर था, ये राजपूतों में था। राजा मिर्जा, ये राजपूत वे राजपूत नहीं है जो आपके हवन कुंड से उत्पन्न हुए थे, ये अलग है। यहाँ पे राजा मिर्जा जयसिंह, इसका सबसे स्थान ऊपर माना जाता है। और इसने क्या किया था, विज्ञान और कला के केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना की थी। इसने क्या किया था, जयपुर में विज्ञान एवं कला के रूप में
विज्ञान एवं कला के रूप में इसने क्या किया था, जयपुर की स्थापना की थी। और इसे ही क्या माना जाता है, खगोल शास्त्री। इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कहा जाता है। किसको, इसी को खगोल शास्त्री, खगोल विज्ञानक, महान विधिवेता, इसी के नाम रखे गए थे। ठीक है। और इसने बहुत सारी वेधशालाएँ बसाई थी, क्योंकि आपसे ये वेधशालाएँ एक बार पूछी गई थी, पीसीएस में भी पूछी गई थी कि इनमें से कौन सी वेधशालाएँ नहीं हैं। इन्होंने, जयसिंह ने कहाँ कहाँ वेधशालाएँ बनाई, वेधशालाएँ कहाँ बनाई, सबसे पहले थी इसकी मथुरा, फिर उज्जैन, फिर जयपुर, वाराणसी, दिल्ली। ये इसकी 5 यहाँ पे वेधशालाएँ थी, मथुरा, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी और दिल्ली। ये इसकी क्या थी, 5 वेधशालाएँ थी। ठीक है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मैसूर की, मैसूर के साथ आपके 2-3 युद्ध भी हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, मैसूर की। ये है आपका मैसूर। ठीक है, मैसूर में सबसे पहले क्या था कि यहाँ पे क्या किया कि जो मैसूर के वांडियार वंश थे, वांडियार वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था कृष्णराज द्वितीय। इसके काल में क्या हुआ कि देवराज नंदराज के हाथों में थी यहाँ की पूरी सत्ता। पहले उसको सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जो वांडियार वंश था उसका जो अंतिम शासक था चिल्का कृष्णराज द्वितीय। इसके काल में क्या कर रहा था कि राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज नंदराज इनके हाथों में थी, किसकी, वांडियार वंश की। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक सैनिक के रूप में, इन्हीं के साथ सैनिक के रूप में आपका हैदर अली मैसूर इसके साथ यहाँ पे सेना में कार्य करता था। इनकी सेना में कार्य करता था पहले कौन, हैदर अली। हैदर अली ने क्या किया कि 1755, जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1755 ईस्वी में हैदर अली ने क्या किया, क्योंकि पहले वो एक सेना में क्या करता था, व्यक्ति था, यहाँ पे सैनिक के रूप में कार्य करता था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी सोच, उसकी समझ एक पढ़े लिखे से ज़्यादा तीव्र चलती थी, क्योंकि उसे पता था कि कौन क्या सोच रहा है और कितने क्या कर सकता है। हैदर अली ने क्या किया कि 1755 ईस्वी में एक डिंडी गुल का फौजदार बना था। कौन, 1755 ईस्वी में ये डिंडी गुल का कौन बना, फौजदार। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो 1761 आई, फिर 1761 ईस्वी में हैदर अली के पास मैसूर की पूरी सत्ता शक्ति इसी के हाथ में आ गई, क्योंकि ये बहुत अच्छा सैनिक था। ये सबको पता था कि अगर ये रहेगा तो अंग्रेज़ों को दक्षिण भारत से हटाने का उत्तरदायित्व इसका होगा, कि ये बहुत जल्द अंग्रेज़ों को वहाँ से हटा सकता है। लेकिन वही है कि जब आंतरिक लोग, जब अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं तो फिर हार जाते हैं। यहाँ पे इसने क्या करा कि जब इसे सैनिक डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया तो फिर उसके बाद जो मैसूर था उसकी पूरी शक्ति इसके हाथ में आ गई थी। अब इन्होंने फिर क्या किया कि डिंडीगुल में ही हैदराबाद ने, हैदर अली ने क्या किया कि फ्रांसीसियों के सहयोग से इन्होंने क्या किया, जो डिंडीगुल था इसमें क्या किया, जो फ्रांसीसी था, फ्रांसीसियों के सहयोग से इसने क्या किया, 1755 ईस्वी में ही शस्त्रागार की स्थापना कर दी। किसके सहयोग से, फ्रांसीसियों के सहयोग से। और कहाँ पे, डिंडीगुल में। और कब, 1755 ईस्वी में। और किसने, हैदर अली ने। कब किया था, 1755 ईस्वी में शस्त्रागार की स्थापना की थी डिंडीगुल में, और फ्रांसीसियों के सहयोग से की थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे युद्ध भी हो गए। युद्ध आपको सारे एक साथ ही करवाएंगे, 4 युद्ध हुए थे मैसूर के साथ, वो चारों आपको लास्ट में करवाएंगे, जैसे आपके मराठा युद्ध करवाए थे, क्योंकि बीच बीच में देंगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, याद नहीं रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हैदर अली के बाद इसका बेटा आता है, क्योंकि ये युद्ध करने के टाइम पे ही क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है टीपू सुल्तान।
क्योंकि ये 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1799 ईस्वी में जब लास्ट मैसूर का युद्ध होता है उसी टाइम में इसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो 1782 होती है यहाँ पे हैदर अली युद्ध करने के टाइम पे मर जाता है। अब उसके बाद देखिए कि टीपू सुल्तान, हैदर अली की जब मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में, उसके बाद वो गद्दी पर बैठता है। पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञानी था। इसे मैं फारसी आती थी, उर्दू, कन्नड़, अरबी, ये बहुत सारी भाषाएं आती थी। इसने नई नई चीज़ें क्या की, सबसे पहले इसने क्या किया, नई मुद्रा की स्थापना की, नई नाप तोल की इकाई की स्थापना की। उसके बाद नवीन सम्मत चलाया। ये सब कार्य किसके थे, इसी के थे, टीपू सुल्तान के। नई मुद्रा चलाई, नाप तोल की नई नीति चलाई, इकाई चलाई। उसके बाद इसने नवीन सम्मत भी इसी ने ही चलाया था। उसके बाद इसने क्या किया, जो टीपू था, अपने पिता जो इसका हैदर अली था उसके विपरीत खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यानी कि इसने क्या किया, टीपू सुल्तान ने उपाधि धारण की थी, किसकी, सुल्तान की। और अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए, किसने, टीपू सुल्तान ने। क्योंकि पूछ सकता है कि मैसूर में कौन सा शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसने क्या करा, अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, किसने, टीपू सुल्तान ने। ठीक है। टीपू के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जो टीपू था वो नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा है उसके अंदर। यानी कि ये माना जाता है कि जो टीपू सुल्तान थे उसके अंदर क्या थी, अशांत आत्मा थी। ये किसने कहा था, मुनरो ने कहा था। आपसे सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि किसने, किस व्यक्ति को ये बोला कि ये अशांत आत्मा है इसके अंदर, रीतियाँ चलाने वाला, यानी कि नए नए कार्य करने के लिए बेचैन है, यानी कि इसके अंदर एक अशांत आत्मा है। ठीक है। उसके बाद टीपू सुल्तान ने क्या किया, सिक्के जारी करवाए। अब सिक्कों पर इसने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के चलाए, यानी कि इसमें अपने नाम के सिक्के चलाए। उसके बाद चलाए देवी देवता के चलाए, यानी कि इस पर हिंदू धर्म के जो देवी देवता की मूर्तियां थी उनके सिक्के चलवाए। क्योंकि इसने क्या किया था, कुछ पे शिव भी मिलते हैं, पार्वती मिलती हैं, विष्णु मिलते हैं, इसके नाम के इसने कुछ क्या चलवाए थे, सिक्के चलवाए थे। इसलिए हिंदू से संबंधित माने जाते हैं कि इसने हिंदू सम्मत की स्थापना भी की। ठीक है। अरबी भाषाओं का बहुत प्रयोग करता था ये, इसने यहाँ पे किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बीच में युद्ध हो जाते हैं, 3 युद्ध होते हैं। जो लास्ट वाला युद्ध होता है वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने एक और बहुत काम किया था कि इसने जो अपनी राजधानी थी में फ्रांस और मैसूर का एक प्रतीक होता है, जो इसकी राजधानी है, राजधानी में किसने प्रतीक चिन्ह किया था, स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था इसने। ये इसका प्रतीक था अपनी राजधानी में। ठीक है। फिर उसके बाद इनके बीच में युद्ध होते हैं। फर्स्ट मैसूर युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध, तीसरा मैसूर युद्ध। अब ये मैसूर युद्ध आएंगे आपके। ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि इसका पहला मैसूर युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध, तीसरा मैसूर युद्ध और लास्ट आपका 4 मैसूर युद्ध किसके शासन काल में हुए थे। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, अब इसके साथ जो मैसूर के 4 युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों और आंगल, यानी कि सबसे पहला हम बात करते हैं आंगल मैसूर युद्ध। ये फर्स्ट आंगल मैसूर युद्ध था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक, यानी कि 67 से लेकर 69 के बीच में होता है। अब इसमें क्या होता है आपके, कि इन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों ने मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिली। ये क्या हुआ, जो आपके आंगल थे यानी कि अंग्रेज़, इनकी इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने एक तो मराठा को मिलाया और निज़ाम, इन दोनों को मिला लिया था और युद्ध के लिए तैयार हो गई थी। अब दूसरी तरफ कौन था, हैदर अली। हैदर अली ने क्या किया कि अपनी कूटनीति के आधार पर इसने क्या किया, मराठा और निज़ाम इन दोनों को अपनी ओर कर लिया था और यहाँ से अंग्रेज़ों ने युद्ध लड़ा था इनके खिलाफ, हैदर अली, मराठा और निज़ाम के खिलाफ। इसीलिए इस युद्ध में हैदर अली जीत जाते हैं और यहाँ पे संधि कौन सी हो जाती है आपकी, मद्रास की संधि।
इस मद्रास की संधि पर ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे जब ये संधि होती है सिर्फ नाम मात्र के लिए होती है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि फिर भी संधि के बावजूद भी अंग्रेज और इनके बीच में कोई संबंध सही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से दूसरा आंगल यानी कि दूसरा आंगल मैसूर युद्ध होता है। अब जब दूसरा मैसूर युद्ध होगा ये कब होता है? 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। अब इसमें शासन की चल रहा था किसका? वारेन हेस्टिंग का, क्योंकि यहाँ पे अब गवर्नर्स आने शुरू हो गए थे और गवर्नर्स में कौन था? आपके वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो आपके मराठा और निज़ाम थे ये हैदर अली के साथ थे, लेकिन ये लोग ने क्या किया, क्योंकि ये लोग कभी अंग्रेज़ की तरफ हो जाते थे कभी इनकी तरफ हो जाते थे, जब इन्हें यहाँ पे लालच दिया ये हो गए अंग्रेज़ों की तरफ, मराठा और निज़ाम ये दोनों इसकी तरफ हो गए। और यहाँ पे 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। फिर जब इसकी यहाँ पे मृत्यु होगी तो उसका बेटा इसी के काल में कौन आता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान यहाँ आता है जो एकदम से इनकी रणनीतियों को नहीं समझ पाता और युद्ध समाप्त हो जाता है। इस युद्ध में संधि होती है, कौन सी? इस युद्ध में संधि होती है मंगलोर की संधि। इस मंगलोर की संधि के बाद युद्ध की समाप्ति हो जाती है। फिर उसके बाद आपका थर्ड मैसूर युद्ध होता है, ये होता है आपका थर्ड मैसूर युद्ध। ये कब होता है? 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक। हैदर अली मर जाता है, टीपू सुल्तान आता है और आपके अंग्रेज यहाँ पे क्या करते हैं? और काल चल रहा था किसका? कॉर्नवालिस का। ये आपको सारे गवर्नर भी पढ़ाएंगे। यहाँ वारेन हेस्टिंग था, यहाँ पे कॉर्नवालिस था। इसने कहा था हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मैसूर तो हमारे हाथों में आ गया। यहाँ पे टीपू सुल्तान था और आपके अंग्रेज़ थे। मराठा और निज़ाम दोनों किसके साथ थे? अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि इन्हें लालच दे दिया गया कि आपको हम ये दे देंगे वो दे देंगे, आपको हम इतना काम करेंगे आपके लिए। इन्हें लालच दिया गया जिसकी वजह से अंग्रेज़, मराठा और निज़ाम इन दोनों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान यहाँ पे हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। संधि होती है यहाँ पे रंगपट्टनम की, जिसे इन्हें स्वतंत्रता का वृक्ष का प्रतीक भी मनाया गया था। उसके बाद आपका लास्ट युद्ध होता है फोर। कौन सा? आंगन मैसूर युद्ध आपका चौथा यानी कि फोर होता है 1799 ईस्वी के बीच में। यहाँ काल चलना होता है वेलेस्ली। वेलेस्ली एक का नीति लेकर आता है, वो कौन सी होती है? सहायक संधि की। यहाँ पे मराठाओं ने सबने अपनी सहायक संधि स्वीकार की थी, हैदराबाद ने सबसे पहले की थी। उसके साथ में जब यहाँ पे वेलेस्ली ने मैसूर को बोला कि सहायक संधि कर लीजिए, तब यहाँ पे टीपू सुल्तान ने सहायक संधि करने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं सहायक संधि नहीं करूँगा। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के लिए यहाँ पे 1799 इसमें वेलेस्ली के काल में अंग्रेज़ों ने मैसूर के खिलाफ युद्ध लड़ा। कब? 1799 ईस्वी में। और इसी युद्ध में यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और सुल्तान और जो आपका मैसूर होता है, मैसूर चला जाता है अंग्रेजों के हाथ में। और यहाँ पे वेलेस्ली कहता है कि मैसूर तो हमारे कदमों में पड़ा है, ये कहता है वेलेस्ली। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा मैसूरी स्टेट समझ आ गए होंगे। अब हम उसके बाद आपको सिर्फ पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज़ इनके बारे में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पहले आप पूरी डिटेल पढ़िएगा, फिर आपको एक साथ सारे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सारे आपको एक साथ प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिसके आपको ये नहीं होगा कि हमारा आधुनिक काल नहीं हुआ, हमारा मध्यकाल नहीं हुआ। और जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।